गुड मॉर्निंग बच्चों। आपसे मैंने ये होमवर्क किया था 2 प्रॉब्लम, तो ये आप लोगों ने ट्राई कर लिया? अबे ओम पटोले बहुत पटपट हो रहा है, म्यूट रखो। और एक्सरसाइज वो इंटेक्स 1 भी दिया था ना, इंटेक्स 1 तक में कोई डाउट है? तो चलो पहले वो डाउट बताना स्टार्ट करो। आई 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 हेलो बच्चों, डाउट बताना स्टार्ट करो। 6th वाला इंटेक्स का 6 इलस्ट्रेशन 4। अबे चवन क्या पूछ रहे हो? चवन इलस्ट्रेशन 4 पूछ रहा है, क्या किया जाए चवन का? इलस्ट्रेशन 3 भी। Illustration 3 देखो, a wire of resistance R, what will be the resistance if it is doubled on itself? Its radius is half. अच्छा, पहला पार्ट है if it is folded on itself, और दूसरा पार्ट है उसको स्ट्रेच किया गया। देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या है कि एक वायर ले लिया गया है जिसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, लेंथ इसकी मान लो कुछ L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A है, रेसिस्टिविटी रो है, तो इसका रेसिस्टेंस आ रहा होगा कुछ रो L/A। फिर आपको बोला गया है कि अगर हम इसको इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ, अगर हम इसको फोल्ड कर दें, डबल ऑन इटसेल्फ मतलब इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, कुछ ऐसा हो गया,
तो अब ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए 2a हो जाएगा ना, और लेंथ कितनी हो जाएगी L/2। तो अब नया रेसिस्टेंस कितना आएगा, मटेरियल तो वही है तो रो नहीं चेंज होगा, लेकिन लेंथ अब कितनी हो गई है, L/2 हो गई है, एरिया 2a हो गया, तो हो जाएगा रो L/4a। तो ये क्या है, पहले वाले R का R/4 है ना, इतने पार्ट को हम R लिख देंगे। वायर को ध्यान रखोगे कि स्ट्रेच करोगे या फोल्ड करोगे तो उससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो अभी हमने ए पार्ट किया, फिर बी पार्ट में क्या है कि अगर हम इसको स्ट्रेच कर दे सो दैट इसकी लेंथ डबल हो जाए ना। अगर आप इस वायर को एक ए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दोगे ना, अगर लेंथ डबल होगा और क्या स्ट्रेच करने से वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, टोटल जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ को अगर आप डबल करोगे तो एरिया हाफ हो जाएगा ना, लेंथ डबल हुआ एरिया हाफ हो गया। तो अब हमें बताना है कि नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो फिर से लगा दो, इनिशियल था रो L/A, अब नया कितना हो जाएगा, रो 2L अपॉन में A/2। तो 2 ये ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L/A, मतलब 4 टाइम्स हो गया। अगले पार्ट में रेडियस को हाफ किया गया है, अगर रेडियस हाफ होगा तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा। इसमें दो पार्ट थे ना बी वाले में ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में रेडियस को हाफ कर दिया गया। रेडियस हाफ होगा तो एरिया जो था, एरिया कितना था पहले πr², अब कितना हो जाएगा नया एरिया, A/4 हो जाएगा ना। अगर एरिया A/4 होगा तो लेंथ कितने टाइम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना, अगर एरिया 1/4 होगा तो लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगा ना वहां पर। फिर से ऐसे ही कर दो, नई लेंथ पता है नया एरिया पता है, फिर से निकाल लो। श्रेयस हो जाएगा अभी, श्रेयस शिंदे। फिर नेक्स्ट बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 6। Recording in 6 में देखो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर इज 1 ohm at 20 degree centigrade. Wire is placed in liquid bath and its resistance is 1.2 ohm. What will be the temperature of the bath? अरे इसमें तो क्या ही हुआ है यार, देखो 20 डिग्री आपको पता है कि कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस की वैल्यू, अच्छा इंटेक्स का है क्या, ओके। इंटेक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 6, इंटेक्स का 2 भी है, अब 6 पहले, अच्छा अभी तो कुछ किया नहीं है, 2 पहले कर लेते हैं। 2 में देखो क्या है, a current of 40 ampere exists in a wire of this much area if the number of free electron per cubic centimeter is then the drift velocity। आपको देखो क्या क्या दिया है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। करंट आपको दे दिया है 40 एम्पियर, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया है 1 mm², और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक
सेंटीमीटर। आपको 10 के पावर 25 है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। तो क्या किया जाए इसमें, एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था I = NEABD। तो क्या हमें इसमें I पता है, I पता है, क्या I का यूनिट चेंज करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी SI यूनिट में, एम्पियर ऑलरेडी SI यूनिट है। क्या N पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, लेकिन क्या ये SI यूनिट में है? पर सेंटीमीटर क्यूब है, SI यूनिट में नहीं है, तो चेंज कर लेंगे। अगर हमें SI यूनिट में चेंज करना होगा तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 25 अपॉन में नीचे 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को जो हम चेंज करेंगे तो वो 10 के पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 31 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो हमने अब SI यूनिट में n निकाल लिया है। क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें, SI यूनिट मतलब कूलम में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है? तो n पता है, E पता है, A हमें दिया हुआ है, क्या ये SI यूनिट में है? एक mm मतलब 10 के पावर -3 मीटर, और उसका स्क्वायर करना है ना, तो कितना आ जाएगा 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें I पता है, N पता है, E पता है, A पता है और VD निकालना है। तो VD निकाल लेंगे, मीटर में आएगा VD ना, मीटर पर सेकेंड में, उसको बाद में CGS में चेंज कर लेना, ऑप्शन सेंटीमीटर में है ना। हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। Seems like a very tough question. Question number 2. अगला बताओ भाई कौन सा है, 6 भी था ना, तो 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a metal block has length this, width this and thickness this, when a current pass through it parallel to length, resistance is R. If current pass through parallel to the bit, अरे श्रावणी कब सुधरोगे, इस टाइप का कराया नहीं था कि अगर बैटरी को आप इधर से उधर एंड टू एंड कनेक्ट करो या ऊपर नीचे कनेक्ट करो तो क्या हम लोग रेसिस्टेंस लिखते थे। देख इसमें क्या बोला गया है, एक बार बोला गया है ये हमने एक ऐसा ब्लॉक ले लिया मेटल का, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये थिकनेस है, टी मान लो थिकनेस है। तो अभी जब लेंथ के लॉन्ग करंट फ्लो हो रही है, मतलब जब करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो आपने रेसिस्टेंस क्या लिखा, रो एल बाई ए कितना हो जाएगा W इंटू टी। आपको एल दिया है, रो दिया है, टी दिया है, एक बार लिख दोगे एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी बार बोला गया है कि when current pass parallel to its breadth, अगर ब्रिथ के पैरेलल जा रहा है मतलब करंट कैसे जाएगा, इधर से इंटर कर रहा होगा और दूसरे साइड से निकल रहा होगा, तब ना ये ब्रिथ के पैरेलल हो पाएगा करंट। तो इस बार जब हम फॉर्मूला लगाएंगे R = रो एल, अब एल की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल की जगह बताओ बच्चों क्या लिखे हैं, W। वेरी गुड, कुंभर ने तो मचाया है भाई। एरिया की जगह क्या लिखा जाए, L इंटू टी। क्या बात है भाई। अब ये मान लो R डैश है, अब R डैश की वैल्यू R के टर्म में बतानी है, दोनों डिवाइड कर दो, L W T सब की वैल्यू दी है, डाल दो, हो जाएगा R डैश।
आ जाएगा आर के टर्म में। यूनिट का ध्यान रखना, डिवाइड कर रहे हो वैसे तो यूनिट का क्या ही ध्यान रखना। कर लो अब आगे सॉल्व ना। यूनिट का ज्यादा कंफ्यूजन मत ही रखना, सब एसआई में ही डालो ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आगे बताओ। दसवां भी बोला था ना अभी सलोनी ने। रेसिस्टेंस of a wire made of iron and another made of copper are this and this at 20 degrees centigrade. Their temperature coefficient of resistance are this and this. तो आपको पूछा गया किस टेम्परेचर पे उनका रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। आपको देखो आयरन के बारे में बताया हुआ है और कॉपर के बारे में बताया है। आयरन का बोल दिया गया कि रेसिस्टेंस है 4.8 ओम और कॉपर का रेसिस्टेंस है 5 ओम। दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। स्मॉल टी से लिखते हैं क्योंकि कैपिटल टी से केल्विन वाला लिखेंगे। उनके अल्फा दे दिए गए हैं। तो आपको पूछा गया कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों के रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि कोई टी टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएंगे ना। तो नए टी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस क्या आएगा, R2 इक्वल टू R1। R1 मतलब 4.8 1 प्लस अल्फा इंटू टी। टी मान लो नया टेम्परेचर कुछ टी है। और ऐसे दूसरे वाले के लिए लिखो, दूसरे वाले के लिए जब R2 लिखोगे तो कितना लिखोगे, इनिशियल 5 था। नहीं, ये कॉपर के लिए लिखा। अब दोनों के लिए लिख के इनको इक्वेट कर दो। ये दोनों इक्वल होने हैं ना, इक्वेट करो, इससे जो टी आएगा उस टेम्परेचर पे दोनों के रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये तो जो इन टेक्स्ट और इलुस्ट्रेशन था उसके डाउट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं किरचॉफ लॉ पे, जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करना। तो ये बच्चों लास्ट टाइम का क्वेश्चन था होमवर्क में।
तो इसका आंसर श्रेयस ने बताया कि ये आ रहा है। माइनस में आंसर नहीं बताते श्रेयस करंट का, क्योंकि वो तो आपने माना होगा ना कोई डायरेक्शन। आपको पता है कि माइनस मतलब क्या, हमें क्या पता, हमें तो बस करंट से मतलब है भाई। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो हम इसको सॉल्व दो तरीके से करेंगे। एक तो हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके करंट फ्लो करा के करेंगे, और एक वोल्टेज लिख करके करेंगे ना, जंक्शन लॉ से करेंगे और एक लूप लॉ से करेंगे। तो सबने ट्राई कर लिया है ना बच्चों? तो अब देखो इसमें 3 बैटरी लगी हैं। तो सबसे बेटर क्या होता है कि जो सबसे बड़ी बैटरी है उससे मान लो कि कुछ आए करंट निकल रही है, वो आ रही है, फिर वो इधर कुछ चली गई, कुछ इधर चली गई ना, फिर वो इधर से करंट आएगी, इधर से आएगी, ऐड होके वापस जिस बैटरी से जितनी करंट निकली थी उतनी वापस आ जानी चाहिए। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि इससे भी करंट निकली, इससे भी करंट निकली, दोनों ऐड होके इधर आई, फिर वो इधर आई, फिर वापस जितना इधर से निकला था वो वापस इधर आ गया, और बाकी जो इधर से निकला था वो वापस इधर आ गया। क्या बोला मैंने, कुछ चमका? आप करंट को निकाल, किस बैटरी से कितनी करंट निकल रही है इसका कोई रूल नहीं है ना, आप कितना भी किसी से भी मान लो, कोई से I1 कोई से I2। बट ज्यादा बेटर क्या होता है, जब कई सारे बैटरी लगे तो केवल एक बैटरी से मानो कि I1 करंट जा रही है, और बाकी सब में वो इंटर करा दो। अगर आपने गलत माना होगा तो डायरेक्शन माइनस आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ से I करंट निकली है ना, I करंट आ रही है, I में से I1 करंट इधर चली गई, बची हुई I माइनस I1 इधर गई। तो इसमें I माइनस I1 आ रही है, इसके इस टर्मिनल में जितनी इंटर करेगी उतनी निकलेगी। हर टर्मिनल में यही होना चाहिए, हर बैटरी में जितनी इंटर हो रही है उतनी आनी चाहिए। तो इधर से आ कितनी रही है, I माइनस I1, इधर से I1 आ रही है, तो ऐड होके वापस I हो जाएगी। अब ये I वापस यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ से I निकली थी वापस I आ गई। हर जगह ये चीज फॉलो हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे कर लेंगे। अब हमारे पास कितने अननोन है, कितने अननोन है बच्चों? I और I1 दो अननोन है, I और I1 दो अननोन है। और कितने लूप है अपने पास? दो ना, एक ये लूप है और एक ये लूप है, तीन नहीं है। अगर आप इन दोनों लूप को ऐड करोगे तो उससे जो एक इक्वेशन आएगी वो यही वाली होगी। मतलब नई इक्वेशन तो दो ही मिल सकती है, एक इसके वजह से एक इसके वजह से। उन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो जो इसमें घूमने से मिलेगी वो मिल जाएगी, तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तो दो ही लूप है ना। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों लूप में घूम लेते हैं। मान लो ये हमारा लूप 1 है, तो लूप 1 में एक बार ऐसे घूमते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, +2v। फिर देखो हम ऐसे आ रहे हैं ना, हम इधर को आ रहे हैं और करंट नीचे को आ रही है, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगा दें, +I1R। फिर यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ पर देखो करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -I माइनस I1 इंटू 2R। हाँ, और फिर अब जब इधर जाएंगे तो अब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, -B इक्वल टू 0। अब सारे v वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक v बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I1R, और यहाँ पे +3I1R -2IR इक्वल टू 0। तो इससे हमारा आ जा रहा है माइनस, ये I वाले टर्म को उधर कर देते हैं, तो आ जाएगा 2IR -3I1R इक्वल टू V, जिसको हम लोग लिख सकते हैं I 2I -3I1
इक्वल टू बी बाई आर ना, आर से डिवाइड कर दिया तो आई और I1 में एक ही इक्वेशन आ गई ना। अभी हमने लूप 1 टहल के आए हैं और उस बेसिस पे ये इक्वेशन हमने लिखी है। अब लूप 2 में घूम आते हैं। लूप 2 में अब जब घूमने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे चल देते हैं, तो जब ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर को जा रहे हैं ना, नहीं इधर से इधर को जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, केवल आयुष कुंबर ही रिप्लाई कर रहा है, केवल आयुष कुंबर ही मन लगा के पढ़ रहा है। प्रणव नमनदार तो बस आता है और बैठा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता कि क्या चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, +3v। प्रणव आज आया है कि नहीं, +3v माइनस, यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट कितनी आ रही है, आए, यहाँ से आए करंट जा रही है, ध्यान रखना ना, माइनस आई इंटू आर। फिर इधर जब जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में नीचे को जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -I1 इंटू आर। फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के साइड जा रहा है, तो -2v ना, आ गए अपनी जगह पर अब, तो बराबर 0। तब ये कितना हो जाएगा, 3v माइनस 2v, तो यहाँ पर v आ गया, यहाँ आ गया -IR माइनस I1R। तो I वाले टर्म को दूसरे साइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा IR प्लस I1R इक्वल टू V, मतलब I प्लस I1 इक्वल टू V। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इंटरनेट यार थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, लग रहा है खुद ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है। बस वन नोट में पढ़ाने में यही फायदा है कि अगर वो जूम वाला व्हाइट बोर्ड होता तो अभी पूरी कहानी फिर से शुरू करनी पड़ती और मेरी लग जाती फिर लंका। बस इस वाले में ये है कि फ्लक्चुएट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम लोग ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को, लेकिन 3 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा 3, इक्वेशन 1 हो गई 2i माइनस 3i1 इक्वल टू v बाई आर, और इक्वेशन 2 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस 3i1 इक्वल टू 3v बाई आर। ऐड कर दो इनको, तो ये हो जाएगा 5i इक्वल टू 4v बाई आर। तो इससे हमने i निकाल लिया 4v बाई 5r, और i की वैल्यू आ गई, तो i प्लस I1 इक्वल टू v बाई आर है हमारा इक्वेशन सेकेंड जो है। वहां से हम बोल सकते हैं I1 इज v बाई आर माइनस i। तो ये कितना हो जाएगा, v बाई आर माइनस 4v बाई 5r, तो आ गया v बाई 5r। प्लस में ही आया, मतलब हमारा सारा डायरेक्शन सही है, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों आंसर प्लस में आया। समझ आया बच्चों?
बहुत ही आसान है ये सब। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, मजा बहुत आता है इसमें। लूप में टहलते रहो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अरे वाह, पांडा जी ने फाइनली ये बात समझ ली कि किरचॉफ लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है जिंदगी में। ओम्स लॉ से अब ऊपर उठ गया है पांडा अपना। तो बच्चों अब ये नोट हो गया है क्या? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो। क्या बात है, सबने कर लिया है। कुंभर ने तो एकदम चेंज ही कर दिया सारा सिस्टम। अब देखो, इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मेथड 2 लगाएंगे, वोल्टेज लिखेंगे और जंक्शन वाला जो मेथड था वो लगा देंगे। तो वो देखो क्या है। हाँ पांडा, उससे और जल्दी हो जाएगा और इजी भी पड़ेगा। तो अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों। अरे यार, ये वाला डायग्राम नहीं कॉपी करना था, पुराना वाला करना था। बच्चों 1 मिनट रुको ना, मैं दूसरा डायग्राम कॉपी करता हूँ, ये वाले से अपना काम हो नहीं पाएगा। ऑनलाइन पढ़ाने का कुछ तो फायदा उठा लिया जाए। ऑफलाइन में 4 बार मुझे डायग्राम बनाना पड़ता है। तो बच्चों अब मैं फायदा उठा चुका हूँ। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो अब देखो, वोल्टेज में अगर हमें मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हर पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा ना। जो ये सर्किट में कनेक्टिंग वायर होते हैं वो 0 रेसिस्टेंस के होते हैं, मतलब उनके कोई भी 2 पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है। जब तक कोई बैटरी या रेसिस्टेंस नहीं आएगा तब तक वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अब अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का वोल्टेज मैं कितना बोल सकता हूँ? इस पॉइंट का वोल्टेज कितना बोल सकता हूँ अगर यहाँ का 0 है तो? V बोल सकता हूँ ना, यहाँ का V। सेम वे में अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना बोल सकता हूँ? 2V। क्या बात है, सब बच्चे समझदार होते जा रहे हैं। और यहाँ का कितना बोल दूंगा? 3V।
अब मान लो यहाँ जंक्शन का वोल्टेज है V नॉट ना, अगर इस जंक्शन का वोल्टेज हम मान लेते हैं V नॉट, तो अगर मुझे ये V नॉट पता चल जाए तो मुझे इसके क्रॉस डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज पता है तो अपना इसमें करंट लिख दोगे। यहाँ का V नॉट पता चल जाएगा तो यहाँ पे भी V पता है, डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ की करंट आ जाएगी, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा तो यहाँ की करंट आ जाएगी। काम ही हो जाएगा अपना, एकदम आसान है कि नहीं बच्चों। तो अपना जंक्शन लॉ लगा देते हैं, और जंक्शन लॉ लगाने में हम क्या मान के चलते थे, कि अपना जंक्शन सबसे हाई पोटेंशियल पे है ना, तो ये हर तरफ को करंट भेज रहा है। अब हर तरफ को करंट भेज रहा है तो कैसे होगा, V नॉट माइनस बी ना, V नॉट माइनस बी अपॉन में यहाँ का रेसिस्टेंस, फिर V नॉट माइनस बी अपॉन में यहाँ का रेसिस्टेंस, फिर V नॉट माइनस 3B अपॉन में यहाँ का रेसिस्टेंस ना, ऐसे लगा देंगे तो V नॉट माइनस बी अपॉन में 2R ना, यहाँ के लिए लगा दिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से। आज तो लग रहा है इंटरनेट हम लोग के साथ बहुत खेलने वाला है। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। थैंक्स अगेन टू वन नोट, नहीं तो फिर से मेरी हालत खराब हो जाती है अगर जूम वाला होता व्हाइट बोर्ड। तो बच्चों अब, हाँ पटोले, तो अब देखो यहाँ पर 2R हमने मल्टीप्लाई किया ना, 2R मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ कितना हो गया, 2V नॉट माइनस 4V प्लस 2V नॉट माइनस 6V इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो कितना है, V नॉट यहाँ तीन जगह V नॉट के टर्म आए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, V नॉट 5V नॉट, फिर V वाले टर्म देखो V V V कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, तो बराबर हो जाएगा 11V। तो मतलब V नॉट हो गया 11V/5। अब V नॉट की वैल्यू आ गई, V नॉट की वैल्यू आते ही जिंदगी में अब कुछ करने को रहा ही नहीं, 11V/5। अब अगर हमें बोला जाए कि भाई इस रेसिस्टेंस में करंट लिखो ना, इस रेसिस्टेंस में करंट लिखो, तो मैं देखूंगा भाई ये वाला तो 11V/5 है, हाई पोटेंशियल है, ये वाला तो लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करा दूंगा। करंट ऐसे जा रही होगी ना, ये लगभग कितना है, 2.2 ना, ये 2.2 है ना, तो यहां से उधर को करंट जा रही होगी, कितनी करंट जाएगी, 11V/5 में से अगर मैं V सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बचेगा, 6V/5 बचेगा ना, अपॉन में 2R, तो आ जाएगा 3V/5 R। सही बात है। सेम वे में अगर यहाँ पे सोचे, तो यहाँ पे सोचेंगे कि अरे ये तो 3V है और ये तो 2.2 है, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो ऐसे करंट जा रही होगी। और कितने का डिफरेंस आएगा, 3V में से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4V/5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 3V माइनस 11V/5 तो आ जाएगा 4V/5, और R से डिवाइड कर दोगे तो ये यहाँ की करंट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे ही सोचोगे, 11V/5
यहाँ पर है और यहाँ पे 2v है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ की तरफ करंट फ्लो होगी। ये 2.2 है ना, और इधर 2v है, तो नीचे को करंट फ्लो होगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 10, मतलब v/5 आएगा, तो v/5 आर, यहाँ पे करंट हो जाएगी v/5 आर। ये देखो ये I1 था ना, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, v/5 आए। अपने ऊपर वाले सर्किट में देखो ये I1 था, I1 कितना आया था, यहाँ निकाला v/5 आर, ये देख रहे हो। अब वही करंट आ चुकी है हर जगह जो हमने यहाँ पे दिखा है, ऊपर जो निकाला था वही आ गया। तो मेथड 2 सबको क्लियर हुआ। मेथड 2 में हम पोटेंशियल लिख देते हैं। अबे चवन, कब होगा तुम्हारा गुड मॉर्निंग, नींद से कब जगोगे। ये जब जंक्शन लॉ लगाने के लिए केवल वी नॉट होता है ना, जंक्शन लॉ लगाने के लिए ये लिखते हैं। एक बार वी नॉट आ गया, एक बार वी नॉट आ गया, अब मुझे यहाँ का भी वी पता है, यहाँ का भी वी पता है। अब भी क्या मैं मानूंगा कि ये हाई पोटेंशियल पे है, या सीधे हाई में से लो सब्ट्रैक्ट करके बाय आर करूंगा और करंट दिखाऊंगा। अब तो देख मैंने यही बोला ना, ये हाई है ये लो है, तो इधर से करंट इधर को जाएगी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी। तो ऐसे लूप वाले क्वेश्चन जो होंगे, अब आप धड़ाधड़ कर सकते हो, या तो करंट मान के कर सकते हो, या फिर ऐसे अगर पोटेंशियल लिख पाओ, हर जगह का अगर आप पोटेंशियल लिख पाओ तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने और दिया था जिसमें पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं था, सर्किट का एक पार्ट निकाल लिया था और जहां जहां से कट किया था वहां का पोटेंशियल लिख दिया था। तो अब मुझे इस सर्किट में हर एक रेसिस्टेंस में करंट निकालनी थी। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए भी, हाँ यहाँ पे लूप तो लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि लूप बनेगा तब ना लूप लगाओगे, लूप तो है ही नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, वोल्टेज लिख लिख के करोगे। वोल्टेज लिखना तरीका सिखाया है ना, कि मान लो यहाँ का वोल्टेज VA है, फिर यहाँ से चलते हो जाओ यहाँ पे पहुंच जाओ, जब यहाँ पहुंच जाओगे तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो बराबर हो जाएगा वोल्टेज VC के ना। ये वाला तरीका इसलिए सिखाया था, ऐसी सिचुएशन के लिए ही सिखाया है ना, जहाँ पे लूप कंप्लीट नहीं हो वहां के लिए। वेरी गुड आयुष। उस टाइम तो तुमने लगा होगा कि क्या ही कर रहे हैं, कि एक ही लूप में भी घूम रहे हैं, वोल्टेज भी लिख रहे हैं। वो भी लगाएंगे श्रेयस, जंक्शन लॉ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। जंक्शन लॉ के बिना अपना काम कैसे कंप्लीट होगा। तो मेथड 1 पहले हम करंट से करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ दिख रहा है कि भाई ये सबसे हाई पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इधर है 0, इधर है 20, तो हो सकता है कि ये हाई वोल्ट से करंट आ रही हो और इधर को जा रही हो, और कुछ करंट इधर को जा रही हो। हमने मान लिया कि इधर से कुछ आई करंट आ रही है, और I1 इधर चली गई, बची हुई I-I1 इधर चली गई। ठीक है बच्चों। किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, लूप लॉ, या फिर जो वोल्टेज लिख के करने का लॉ है, उसमें पहले आपको करंट ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब अगर आपने करंट गलत माना होगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर इधर से ऐसे आ रही है, हमने बोला ऐसे जा रही है, बट हो सकता है इधर से आ रही होगी, तो ये पूरा टर्म माइनस आएगा, मतलब I-I1 जब सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा। तो वो जो भी होगा खुद ही आ जाएगा। हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, ए से चल के सी तक जाऊंगा, किधर भी जा सकते हो, और एक बार ए से चल के बी तक जाऊंगा, तो दो इक्वेशन आ जाएगी ना, ए से बी तक और एक बार ए से सी तक। और अननोन कितने अपने पास, आई और I1, दो अननोन और दो रास्ते हैं अपने पास, तो कर दिया जाएगा इसको सॉल्व। तो पहले रास्ते से चलते हैं, जब हम लोग ए से सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
पहले ए पे खड़े हैं, ए पे खड़े हैं मतलब हमारा वोल्टेज कितना है 100, ए का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है ना, ए पे वोल्टेज है 100। फिर आगे गए करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या लगाएंगे माइनस आई आर। ठीक है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में आगे गए लगाया माइनस आई आर। फिर बैटरी को क्रॉस किया, बैटरी को क्रॉस करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे हायर स्टेट पर, 10 वोल्ट हम ऊपर पहुंच गए। 10 वोल्ट ऊपर जाने के बाद फिर आगे बढ़े, फिर बैटरी मिल गई और ऊपर चले गए, 5 वोल्ट और ऐड हो गया अपने ऊपर। फिर और आगे गए, I1 करंट देखो ऐसे आ रही है ना, इधर को I1 करंट जा रही है ना, ऐसे आई आया था फिर इधर I1 गया था। तो अब जब हम यहाँ पे जाएंगे करंट के डायरेक्शन में तो क्या लगा देंगे माइनस I1R। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं सी पे, अगर हम सी पे पहुंच गए तो ये पूरा जो टर्म है ये सब किसके बराबर हो चुका है सी के वोल्टेज के। सी का वोल्टेज कितना है बच्चों 0। तो आ गई अपने पास अब एक इक्वेशन, इसको हम कितना लिख देंगे 100 प्लस 10 प्लस 5 115 ना। तो इसको लिखेंगे आई आर, आई वाला टर्म दूसरे साइड कर लो, I1 R बराबर 115। आर की वैल्यू नहीं दी थी मैंने, आर की वैल्यू नहीं दी थी ना बच्चों, वैल्यू दे दूं क्या? पांडा जी को दिक्कत हो गई कुछ? पांडा जी अनम्यूट करो, क्या दिक्कत हो गई? ये यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो सब ऐड होके कितना हो जाएगा? अरे पांडा जी, कुंबर को समझाओ भाई इनको, एडिशन कैसे होता है, 100 प्लस 10 प्लस 5 कितना होता है? अब इनको अलग ही जिंदगी में दिक्कत हो गई। अरे भाई जब ए पॉइंट पे पहुंच गए तो ये पूरा वोल्टेज किसके बराबर होगा? जब आप जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हो पूरा एक्सप्रेशन का वोल्टेज वो किसके बराबर होता है? पूरा एक्सप्रेशन सी के वोल्टेज के बराबर होगा ना। सी पे कितना वोल्टेज है? फिर लग रहा है ये रात भर अच्छी वर्मा लेके बैठा है आज। बहुत जल्दी समझ गया तुम। आगे चला जाए अब। तो यहाँ पर I प्लस I1 को ऐसे लिख देता हूँ, R को कॉमन करके नीचे R आ गया। अब R दिया नहीं है तो R के टर्म में ही आंसर आएगा। अब दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, B से C की तरफ को जाते हैं। अब अगर हम B से C तरफ को जाएं, या A से C चले जाओ, A से B चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, कोई भी रास्ता ले लो, सब कुछ सही है ना। A टू B चले जाओ, B टू C चले जाओ, सब कुछ सही है, बस चले जाओ, बैठे मत रहो। तो अब B से C की तरफ जाते हैं, B से जब शुरू करेंगे चलना, तो जब आप B पे खड़े रहोगे तो क्या होगा, B पे खड़े हो तो अभी आपका वोल्टेज कितना है 20। फिर आगे बढ़े आप, करंट के डायरेक्शन में आगे आ रहे हो तो आप थोड़ा हायर स्टेट पे चले जाओगे, प्लस I माइनस I1 इंटू आर ना। और आगे बढ़े तो बैटरी मिल गई, बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव साइड जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +5। फिर करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा तो -I1R। अब हम सी पे पहुंच गए हैं तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, सी के वोल्टेज के। कुछ समझ आया बच्चों? तो अब आय वाले टर्म और ये इधर हो गया 25, आय का टर्म एक ही है तो +IR, और यहाँ हो जाएगा -2I1R इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं I - 2I1 इक्वल टू -25/R।
सही लिखा है बच्चों? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने निकाल लिया। अननोन है 2 और इक्वेशन है 2, तो हो जाएगा अपना काम। तो आप लोग 2 मिनट इसको सॉल्व करो। फोन की बैटरी खत्म हो गई, मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। आप 2 मिनट तब तक सॉल्व कर डालो ना, सॉल्व करके आंसर निकालो। तो बच्चों सबने सॉल्व कर लिया? पांडा ने जो बोला है सही है आंसर ये? गड़बड़ लग रहा है यार मुझे तो। अगर मैं 1 में 2 ऐड करूं 2 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2 और नीचे है आई, 2i 3i इक्वल टू इधर आ जाएगा 115 माइनस 50 कौन में आर। तो आई इक्वल टू आ जाएगा 65/3r। है कि नहीं? सही किया ना मैंने? आई आ जाएगा तो i1 निकाल लोगे, इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 से i1 निकालना है तो i को दूसरे साइड कर दो। i की वैल्यू डालेंगे तो 115/r माइनस 65/3r। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 345। 345 में से 65 गया, कितना आ जाएगा? 45, 280, 280 अपॉन में 3r। ठीक है, आई आ गया, i1 आ गया, तो अब करंट जहां पे भी चाहिए आप लिख सकते हो। माइनस i1 निकालोगे वो भी आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? अब यहाँ पे करंट लिखनी है तो i माइनस i1। अब i और i1 की वैल्यू डाल दो, यहाँ का करंट आ जाएगा। सब जगह का निकाल लो। अरे अरे क्या कर दिया मैंने ये, बहुत जल्दी बोल दिया चबंतु ने। अबे यार, गलती किया है मैंने।
अबे यार चवन, जल्दी नहीं बोलना था तुम्हें। सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो I1 है और यहाँ पे -2I1 है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना था ना। इक्वेशन 2 में 1 ऐड करेंगे और 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2I1 और यहाँ पे 2I1, तब 4 हो जाएगा। वो कट जाएगा, यहाँ 2 और आए 3 आए। हाँ यार, आज तो मैंने भी मचा दिया। तो ये कितना हो गया? 230। 230 ना, 2 मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पे, तो 230। 230 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा? 205 अपॉन में 8। अभी तो सही किया है ना? तो क्या आय की वैल्यू अब इसको सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? 205 अपॉन में 3R। अब आय आ गया तो I1 निकाल ही लेंगे। I1 हो जाएगा 115/R माइनस I मतलब 205/3R। तो यहाँ आ गया 345। पांडा जी, आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के, कि 2 इक्वेशन से भी आप अद्भुत रिजल्ट निकाल देते हो। अब क्या करें हम, मैं भी देखो तुम्हारी तरह किया था मैंने भी। तो 345 में से 5 गया तो बचा 340, और 200 और गया तो 140। 140 अपॉन में 3R। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना भाई। सब कुछ सही है? हाँ, अब एक बार दूसरी मेथड से ट्राई करते हैं। अब इसको हम लोग मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 से करना है तो फिर से डायग्राम लेके आना पड़ेगा। तो फिर से डायग्राम लेते हैं। बीजीएम सर सारा सामान वामान मंगाए थे फिर से माहौल बनाने के लिए वीडियो लेक्चर में, क्या हुआ? माहौल बनाए कि नहीं सर अभी तक? वीडियो जो ऑन करके सर लेने वाले थे, बना दिया है? मस्त स्ट्रीमिंग क्या मतलब, लाइव जो चलने वाला है क्या? यूट्यूब लाइव क्या? क्या बात है। अच्छा, अन अकेडमी के चैनल से आए हैं क्या?
ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उनका प्लेटफॉर्म लेके हमको पढ़ाएंगे, क्या बात है, पैसे भी उनसे लेंगे और पढ़ाएंगे भी ग्रेविटी में। ये तो सर ने सही तरीका निकाल दिया है। इसीलिए देखो मैं जैन लोगों की तारीफ करता हूँ कि जैन लोगों में ना कूट कूट के बिजनेस माइंड भरा रहता है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, फिर मैं भी यार चेक करता हूँ कैसा चल रहा है सर का लाइव स्ट्रीमिंग, मैं भी आता हूँ उसमें। ग्रीन स्क्रीन अभी नहीं लगाया था सर ने? तब तो सही फील आ गई होगी यार तुम लोगों को। क्या बात है। वीडियो यार लिंक उस पे ग्रुप पे है क्या? अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं भी। मिशन जेई चैनल, क्या बात है। ठीक है ठीक है। तो अब चलो बच्चों हम लोग इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जंक्शन का पोटेंशियल लिख करके। हम लोग मान लेते हैं कि इस जंक्शन का पोटेंशियल है कुछ वी नॉट ना, जंक्शन का पोटेंशियल हमने मान लिया वी नॉट। तो अब क्या होगा, हर तरफ को हम यहाँ से करंट भेजेंगे ना, हर तरफ को ऐसे करंट भेजेंगे। हमको देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है कि सारी तरफ को जो करंट जा रही है उसका सम जीरो है। हमें ये नहीं लिखना है कि यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर। उससे क्या यहाँ पे करंट आ जाएगी, बीच में अगर बैटरी लगी हुई है तो क्या मैं वी नॉट माइनस यहाँ का वोल्टेज बाई आर लिख दूंगा तो चलेगा? नहीं, मेरे को ये नहीं करना है। मेरे को इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है वो निकालना है, इस डायरेक्शन में जो करंट जा रही है वो निकालना है, और इधर जो जा रही है वो निकालना है। और करंट सब आनी किधर को चाहिए, वी नॉट वाले साइड से आनी चाहिए हर तरफ। तो ये लेते हुए अब मुझे अगर यहाँ की करंट लिखनी है, अगर मुझे यहाँ की करंट लिखनी है तो मुझे कहाँ का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, यहाँ और यहाँ का या यहाँ का? अगर मुझे यहाँ की करंट लिखनी है तो मैं यहाँ का वोल्टेज दूंगा ना, यहाँ का वोल्टेज पता होगा, यहाँ का पता होगा, तब मैं यहाँ की करंट लिख पाऊंगा। तो अगर यहाँ का वोल्टेज वी नॉट है तो यहाँ का वोल्टेज कितना बोलूंगा? अगर यहाँ का वोल्टेज वी नॉट है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा बच्चों? वी नॉट माइनस 10। ये देख लो, ये बैटरी जो है 10 वोल्ट की है। अगर यहाँ का वोल्टेज वी नॉट है तो यहाँ का कितना हो जाएगा? डिफरेंस 10 होना चाहिए ना दोनों साइड का। अगर यहाँ वी नॉट है तो यहाँ का कितना होगा? और ये हाई वोल्टेज होना चाहिए, तो यहाँ का हो जाएगा वी नॉट माइनस 10 ना। ये लो होगा ये हाई होगा, तब ना डिफरेंस 10 का आएगा। अब मुझे यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का पता है, अब मैं इधर की करंट लिख सकता हूँ। इधर तो कोई बैटरी लगी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोचो ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर वी नॉट वोल्टेज है, मुझे इधर की करंट लिखनी है, तो यहाँ का पहले मैं वोल्टेज लिख लूंगा ना। तो यहाँ का कितना लिखूंगा, वी नॉट माइनस +5, क्योंकि देख लो ये हाई वोल्टेज वाला साइड है और डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5। तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट +5।
समझो। अब मुझे अगर इधर की करंट लिखनी है तो यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज अपॉन में आर लिखूंगा। अब मैं तीनों तरफ को ऐसे मानूंगा कि जंक्शन से करंट आ रही है, तो क्या क्या लिख दूंगा, V नॉट माइनस 10 ना, यहाँ का वोल्टेज माइनस 100 अपॉन में उधर का रेसिस्टेंस प्लस इधर का, इधर तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, V नॉट माइनस 20 अपॉन में R, और इधर का जब लिखूंगा तो ये V नॉट प्लस 5 माइनस 0 अपॉन में R ना। R अब कॉमन होके कट जाएगा हर जगह से। V नॉट कितनी बार आ गया, 1 2 3, तो 3 V नॉट, और ये कितना आ जाएगा माइनस 110 माइनस 20, तो माइनस 130, उसमें से 5 गया तो माइनस 125 बचेगा। तो V नॉट की वैल्यू आ गई है 125/3। ये सबको समझ आया। V नॉट हमने निकाल लिया, V नॉट आ गया तो अब आगे तो सब कुछ हो ही जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। अब आप हर जगह की करंट लिख सकते हो ना। अब आपको पता है कि यहाँ का वोल्टेज है 125/3 वोल्ट, तो अब यहाँ का वोल्टेज लिख दो, 10 कम कर लो, 10 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 95/3 वोल्ट आ जाएगा ना यहाँ का वोल्टेज। इसमें से 10 कम करो। अब यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, अब इधर को करंट कितनी जा रही होगी वो लिख लो। तो 100 माइनस 95, तो ये कितना आ जाएगा 205 अपॉन में 3R ना, ये यहाँ की करंट हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ऐसे लिख लो अब हर जगह का। यहाँ पे कितना है 125/3, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, +3 और करोगे तो यहाँ आ जाएगा 140/3V। यहाँ का 0 है तो यहाँ का करंट कितना आ जाएगा इधर को, 140/3R। कुछ चमका बच्चों, क्या चल रहा है या सब उड़ रहा है। तो बच्चों देखो, ये सलोनी, ये देख तुझे जो डाउट है, अगर एक बैटरी है 5 वोल्ट की और इधर का वोल्टेज अगर V नॉट है तो इधर का क्या होना चाहिए, V नॉट +5 होगा इधर का, तभी ना दोनों साइड का डिफरेंस 5 आ पाएगा और ये हाई वोल्टेज होगा। सलोनी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये 5 वोल्ट का डिफरेंस है, ये क्या होता है, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इधर का V नॉट +5 है, तभी ना दोनों साइड का डिफरेंस 5 आएगा।
सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, ये डिफरेंस पता है यहाँ का लिखा तो यहाँ का लिख दो, क्या होगा। जंक्शन लॉ में देखो हमेशा ध्यान रखना कि जंक्शन से जो भी करंट जा रही है वो लिखना है। और करंट कैसे लिखते हो, कोई भी रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में आर करके, न कि जंक्शन का वोल्टेज माइनस एंड का वोल्टेज अपॉन आर, न रेसिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस अपॉन आर करना है। अगर केवल रेसिस्टेंस होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा बी नॉट माइनस बी बी अपॉन आर, लेकिन बैटरी आएगी तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं भी वीडियो ऑन कर देता हूँ, ग्रीन स्क्रीन ना सही तो ब्लैक स्क्रीन ही स्टार्ट कर देता हूँ। अरे यार ये ग्रीन स्क्रीन तो ब्लैक तो टिक ही नहीं रही है, एक्चुअली वो बैटरी खत्म हो गई इसलिए थोड़ी दिक्कत है। चौमा मस्त करो बेटा, पापा भी बिजी है ना। पापा कुछ नहीं करते ना, ये ऊपर कुछ नहीं करते ना, ये कहाँ हो गया। यार ये आज तो ये ब्लैक स्क्रीन भी नहीं चल पाएगी लग रहा है। चार्जिंग को लगाया है यार, इस चक्कर में वो फोन रख नहीं पा रहा हूँ सही से, वायर लगाया ना उसका, घुमा के रखने पे फिर कैमरा सही नहीं आ रहा है। इसको घुमाने कोई ऑप्शन रहता है कैमरा इसमें? सही हो गया ना, अभी तो घूम गया। हाँ हो गया, चलो सही है, थोड़ा सा बस एडजस्ट कर दिया जाए। ऐसे ही रहेगा क्या, वापस नहीं घूमेगा? हो गया फाइनली।
ठीक है बच्चों, ये नोट हो गया। तो अब हम लोग देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हमने अभी एक रेसिस्टेंस में ओम्स लॉ देखा था, फिर लूप के लिए या सर्किट के लिए ये किरचॉफ लॉ देख लिया। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हम लोग सीखने वाले हैं। जो किरचॉफ लॉ भी हमने पढ़ लिया, अब ये आगे हर जगह यूज होगा ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ेंगे, उसमें भी यूज होगा। कहीं पे भी अब आगे जाएंगे तो लूप लॉ तो लगाते ही रहेंगे, किरचॉफ लॉ। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा। अगर आपके पास ऐसे दो रेसिस्टर है और दोनों में करंट अगर सेम जा रही है, अगर दो सीरीज में लगे और कोई नहीं है रास्ते में, तो जो भी करंट आएगी वो इधर से ही क्रॉस करेगी ना। अगर दोनों में सेम करंट जा रही है तो आप बोलोगे ये दोनों सीरीज में है। वो एक लाइन में है या नहीं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ये ऐसे भी रखे हुए हैं और करंट ऐसे आ रही है, तो अब कोई रास्ता नहीं है, करंट जो भी आएगी वो ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ पे भी ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में ना। आपको ये नहीं देखना है कि वो एक लाइन में है तो सीरीज और पैरेलल लाइन में है तो पैरेलल, ऐसा नहीं है। करंट अगर सेम जा रही है तो वो सीरीज है ना। इस एंड को उठा के आप सामने रख दो तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है बच्चों ना। अगर हम इस एंड को उठा के इधर सीधा ले आए, वायर को उठा के यहाँ रख दे, तो यही चीज बन जाएगी ना। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर कभी ऐसा हो कि ये एक लाइन में तो है दोनों रेसिस्टर, लेकिन बीच में एक और कोई वायर गई हुई है, तो अब जो भी इधर से करंट आएगी उसका कुछ पार्ट इधर चला गया और बाकी बचा इधर गया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, R1 R2 सीरीज में है। इस डायग्राम में R1 एंड R2 जो है वो नॉट इन सीरीज है। सीरीज लिए क्या होना चाहिए उनका, ये दोनों डायग्राम में वो सीरीज में है, करंट सेम होनी चाहिए। नोट करो इसको। तो हम लोग अब देखो ये कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ये जो दोनों मिल के कर रहे हैं, उसकी जगह क्या हम कोई एक रेसिस्टर लगा सकते हैं जो वो सारा काम कर दे जो ये दोनों मिल के कर रहे हैं। तो ऐसे रेसिस्टर को हम बोलेंगे ये इन दोनों के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस होगा वो। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है हमें, कि अगर हमारे पास दो रेसिस्टर हैं, साथ साथ ट्राई करो बच्चों लिखने का।
थोड़ा बहुत जो रह जाए वो बाद में लिख लो, उसके लिए रुक जाऊंगा, बट ज्यादातर ट्राई करो कि साथ साथ हो जाए। अब ये दो रेसिस्टर अगर कहीं पे लगे हैं, मान लो दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी पॉइंट के क्रॉस दो रेसिस्टर लगे हैं, तो ये दोनों जो भी काम कर रहे हैं, इन्हीं दो पॉइंट ए और बी के क्रॉस मैं अगर एक सिंगल रेसिस्टर लगा दूं और ये अकेला वही काम कर सकता है जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इसका रेसिस्टेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट है। समझ आ रहा है बच्चों? इक्विवेलेंट किस सेंस में बोल रहे हैं कि सारा का सारा काम अगर करेगा एक रेसिस्टर दोनों के, जो दोनों मिलके कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों के इक्विवेलेंट है। अब हम देखो, अगर इन दोनों पॉइंट को ए और बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करते ही मान लो आई करंट फ्लो होने लग गई, तो इन दोनों ने मिल करके 20 वोल्ट की बैटरी से आई करंट फ्लो कराया। तो अगर मैं इस अकेले रेजिस्टेंस को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये अकेला कितना करंट फ्लो कराएगा बैटरी से? इसको भी मैं अगर 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो ये अकेला कितना कराएगा बच्चों? आई, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना, ये दोनों मिलके जो काम कर पा रहे हैं वो अकेला कर देगा, वो भी आई करंट बैटरी से फ्लो करा देगा, है कि नहीं? अब अगर मैं एक बार इसमें लूप लॉ लगाऊं, किरचॉफ लॉ, ऐसे क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस बी पहले इधर गया, फिर माइनस करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ, माइनस आई इंटू आर, फिर करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ, माइनस आई इंटू आर वन आर टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा आया बी इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू, मतलब v बाई आई की वैल्यू आई आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ पे एक बार किरचॉफ लॉ लगाओ, ऐसे घूमो, पहले इधर जाओ फिर इधर ऐसे घूमना है, तो इधर गए तो प्लस बी, फिर करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहे हो तो माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके क्या मिल रहा है, दोनों जगह v और i तो सेम है ना, दोनों को कंपेयर करेंगे तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट की रेसिस्टेंस की वैल्यू जो भी दोनों R1 R2 थे उनके सम के बराबर होगा। समझ आया बच्चों कैसे किया मैंने? अगर दो की जगह कितने भी रेसिस्टेंस होते, n रेसिस्टेंस होते, तो भी आप यही फॉर्मूला आता, R1 प्लस R2 ऐसे पूरा n तक। और अगर ये सब इक्वल है, R1 R2 अगर n रेसिस्टर इक्वल है और सब मान लो R के बराबर है, तो वहां पे इक्विवेलेंट R आप डायरेक्ट कितना बोल सकते हो, एन आर ना, आर 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 एन टाइप अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वहां इक्विवेलेंट डायरेक्ट एन आर हो जाए। नोट कर लो यहाँ तक। अच्छा, ओके।
अब देखो यहाँ पर यहाँ पे अब देखो अगर मान लो इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V1 है और इस रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V2 है, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक का ना। अगर यहाँ का V1 है यहाँ का V2 है तो टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 है। पूरा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा V1 प्लस V2 और वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस तो पूरा V के बराबर है ना, V के बराबर है ना। इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस कितना है V के बराबर, मतलब V1 प्लस V2 हम बोलेंगे यहाँ पे V के बराबर है। और V1 V2 अलग अलग हम निकालेंगे कैसे, V1 निकालना है मतलब इसके क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस तो I इंटू R1 कर देंगे, करंट इंटू रेसिस्टर इसका वोल्टेज डिफरेंस देगा ओम्स लॉ। इसके क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए तो I कर देंगे, मतलब V1 की वैल्यू एक बार चेक करता हूँ ये क्या चक्कर है। बैंडविड्थ लो आ रहा है, एक मिनट रुकना ना भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ यार वो मैंने थोड़ा ले लिया बैंडविड्थ का फोटो वगैरह, अब उसको भेजता हूँ। तो अब देखो हम लोग ये देख रहे थे कि जब भी दो रेसिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होंगे सीरीज में और अगर टोटल वोल्टेज V इन दोनों को मिलना है तो वो जो V होगा वो इनके रेसिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा ना V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, दोनों डिवाइड कर दिया तो R1 R2। V1 जो वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है रेसिस्टर को वो उनके रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है सीरीज में, जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और सम कितना होगा, जो भी टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, अगर टोटल V वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया है तो
V1 प्लस V2 V के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ध्रुविल समझ आया क्या बोल रहा हूं? ये नोट हो गया, आगे चलें, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें। इसमें याद क्या क्या रखना है कि सीरीज मतलब करंट सेम होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, और हर एक रेजिस्टर को जो वोल्टेज मिलेगा वो उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस उसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस है। नहीं, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी लिखो भाई विश्वराज। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, मान लो आपके पास दो रेजिस्टर ऐसे कुछ कनेक्टेड है, मान लो ये पॉइंट ए, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2। तो आप देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट का वोल्टेज आप VA बोलोगे और इस पॉइंट का वोल्टेज VB, तो ये जो पॉइंट कनेक्टेड है प्लेन वायर से, यहाँ का भी वोल्टेज कितना बोलोगे, VA बोलेंगे ना। प्लेन वायर से कनेक्टेड हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ का VA तो यहाँ का भी कितना बोलेंगे, VA। इधर का अगर VB है तो यहाँ का कितना बोलेंगे, और यहाँ का VB। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर VA माइनस VB, VA माइनस VB, हर एक के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां हर एक के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझो बच्चों, वोल्टेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहीं पर ऐसा कुछ होता, क्या यहाँ पे आप बोलोगे R1 और R2 पैरेलल में है? क्या R1 और R2 पैरेलल में बोलोगे? क्या यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा? बीच में रेसिस्टर लगा है, तो क्या यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम है? अगर मान लो यहाँ का वोल्टेज VA है, इधर का VA है, मान लो ये पॉइंट C है, तो इसका वोल्टेज VC है, इसका कुछ VD होगा, इसके क्रॉस अलग वोल्टेज डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस अलग। ऐसा नहीं है कि हर पैरेलल में दिखने वाले दो लाइन पैरेलल में बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि वो पैरेलल में है या नहीं। डायग्राम तो आप कैसे भी बना सकते हो ना, मेन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे R1 R2 पैरेलल, R1 एंड R2 पैरेलल में।
लैग आ गया फिर से। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर्स शुड बी सेम। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। हाँ, कोई भी लॉ से ऐसे निकालो। मान लो हमारे ए और बी पॉइंट के क्रॉस दो रेसिस्टेंस लगे हैं ऐसे, तो हम चाहते हैं कि जो दोनों मिल के ए और बी के क्रॉस कर रहे हैं, एक ही रेसिस्टर लगा दूं ए और बी के क्रॉस, और वो अकेला वो सब काम कर दे, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर से मैं कैसे सोचूंगा, ए और बी पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट कर दूं। अब अगर मान लो दोनों की वजह से बैटरी से आई करंट निकली, तो मैं जब इक्विवेलेंट वाले को बैटरी से कनेक्ट करूंगा, दोनों की वजह से बैटरी से आई करंट निकली है, तो अब अकेला अगर मैं इक्विवेलेंट को लगाऊंगा बैटरी से, तो कितनी करंट निकलेगी, आई निकलेगी। अब देखो, ये आई यहाँ आने के बाद क्या होगा, मान लो ऊपर कुछ I1 गया, नीचे कुछ I2 गया, तो मैं लिख सकता हूं ना कि I1 प्लस I2 मिलके टोटल आई होगा। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर यहाँ का वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, अगर यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ का वोल्टेज अगर V है, तो यहाँ पे भी V आएगा ना। ये समझो, अगर यहाँ का वोल्टेज आप लिख दो 0, तो यहाँ का भी 0 हो जाएगा ना, यहाँ का 0, यहाँ का 0, और यहाँ का अगर V है ना, तभी ना वोल्टेज डिफरेंस V हो पाएगा, तो यहाँ का भी V आएगा, यहाँ का V, यहाँ का V। तो हर एक रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V है। तो अगर इसके लिए ओम्स लॉ लगाओ, तो आप बोलोगे V इक्वल टू I1 इंटू R1, मतलब I1 इक्वल टू V बाई R1। सेम वे में I2 इक्वल टू V बाई R2। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू निकाली। अब यहां से एक बार सोचो, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है ना, इसके लिए भी आप सोचोगे तो आप लिख सकते हो V माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 0, मतलब आई इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R1, I2 की जगह V बाई R2, और I की जगह V बाई R इक्विवेलेंट, तो V कॉमन होके कट जाएगा, तो इससे हमारा आ गया 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसको सॉल्व करके जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, जो दोनों मिल के कर रहे हैं वो काम वो अकेला कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है।
तो जब पैरेलल में होंगे तो अक्सर यूज करेंगे फॉर्मूला, इसलिए लिख दिया। अगर n रेसिस्टर पैरेलल में होंगे तो वहां फॉर्मूला और अगर n टाइम होगा, n टाइम